नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से आज का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा, जिसका नाम है रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ से भी आपके रेलवे में एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो 372 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है वो आपको छांटना है। तो ये है आपका यूरेनियम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यूरेनियम आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में और एलपीएन टेक्नीशियन में और भी कई एग्जाम में यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टाइटेनियम यह एक लोहे जैसी धातु है। इसका आपेक्षिक घनत्व ये होता है आपका 3.49 से 3.59 तथा इसका द्रव्यंक लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसकी मिश्र धातुएं लौह और अलोह धातुओं की शोधन में काम आती हैं। यह एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में उपस्थित होती है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो मैरी क्यूरी को ये रेडियम की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन यहाँ भी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि मैरी स्क्वालाडोकवा डोवका मैरी, जिसे हम लोग कहेंगे मैरी क्यूरी, विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। मैरी ने रेडियम की खोज की थी और विज्ञान की दो शाखाएं भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यह पहली वैज्ञानिक हो जाएंगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होंगी। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ से 79 क्लासें पिछली डिस्कस की थी। तो यदि वो आपने नहीं देखी हैं और ये क्लासें जो हैं बायोलॉजी की क्लासें थी, तो इनकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने चैनल पे बना दी है। तो आप जाके बायोलॉजी की भी क्लासें एक एक या दो दो करके आप डेली देख सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की और अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो ये आविष्कार हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ विशेष तत्वों व उनके यौगिकों से कुछ आदर्श किरणें स्वतः ही निकलती हैं और इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बैकुरल किरणें कहते हैं। यदि पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं और इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने की थी। और प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व ये नोट डाउन कर लेना, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और प्लूटोनियम आदि ये आपके होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी के बाद यह ने इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिविता या रेडियो तत्व रेडियम की खोज की थी। तो इन्हें हम लोग रेडियम की खोज के लिए जानते हैं, किन्हें, पियरे क्यूरी को और मैडम क्यूरी को। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, इनको नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हेनरी बैकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंध रखते हैं। तो इन्होंने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी या रेडियो धर्मिता की खोज की थी। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के ही हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करती है। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा आपका यूरेनियम। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो पिच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित होता है और यह एक रेडियो यूरेनियम खनिज और अयस्क है। यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में भी जानते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट रेलवे के द्वारा किया गया और क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के इन्होंने पूछ लिया है। तो इसीलिए आपको उसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको हम लोग यहाँ से डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ही बन जाते हैं। तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रमुख रूप से दो अयस्कों पिच ब्लेंड एवं कार्बो
कार्नोटाइट से में पाया जाता है। और पिच ब्लेंड गहरे नीले रंग का अयस्क है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। और पिच ब्लेंड के मुख्य निरपेक्ष प्रमुखता कांगो, अफ्रीका और कनाडा में अवस्थित होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इस खोज का श्रेय ये जाता है आपके हिदेकी युकावा को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिक थे हिदेकी युकावा जिन्होंने परमाणु बलों के सिद्धांतों की खोज की थी। तो यहाँ पे आपका एक चार्ट दिया गया है जिनमें एक तरफ वैज्ञानिक और उनकी खोज दी गई है। जैसे हम लोग पहले की बात करें, ये हो जाएंगे हिदेकी युकावा, इन्होंने परमाणु बल सिद्धांत की खोज की थी। सेकेंड पॉइंट पे आपके आ जाएंगे एस.एन. बोस जिन्होंने बोसान कण की खोज की थी। और थर्ड पे आपके आ जाएंगे जे.सी. बोस, इन्होंने केस्कोग्राफ की खोज की थी। और फोर्थ पे आ जाएंगे आपके जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और ये आपको बताना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किन वैज्ञानिकों को जाता है। तो उनके वैज्ञानिकों के नाम इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। और इससे पहले हम लोग इन क्लासों में जो पिछली क्लासें कर चुके थे वहाँ पे इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उनको भी आप एक एक करके देख सकते हैं, क्योंकि आप जब तक सीरियल क्लासें नहीं देखेंगे तब तो आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पे पिछली क्लासों में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लेकर उनके खोजकर्ता भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। चलिए बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक रेडियो धर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी जिसकी परमाणु संख्या 92 है, तो उसका नाम या वह है। तो वह हो जाएगी आपकी यूरेनियम जिसका आपकी परमाणु संख्या होती है 92। ये आपको याद रखना है। तो ग्रुप डी में भी यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो यूरेनियम तत्व की खोज ये 1789 में ये की थी आपके क्लेप्रोथ के द्वारा और पिच ब्लेंड नामक अयस्क से हुई थी। यूरेनियम रेडियोधर्मी धातु है जो नाभिकीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है। और यूरेनियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। और यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है जिसका संकेत यू और परमाणु संख्या 92 तथा परमाणु भार ये आपका होता है 238.03। तो ये हो जाएंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो इस बल को कहते हैं हम लोग नाभिकीय बल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड हम लोगों ने पिछली क्लासों के जो भी आपके क्वेश्चन थे वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए थे। तो उन क्लासों को आपने नहीं देखा है तो जाके आप कि पिछली क्लासें देख सकते हैं। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि नाभिकीय बल क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल ही आपका नाभिकीय बल कहलाता है। वहीं आपका विद्युत स्थैतिक बल ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। अगला बल हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दो या दो से अधिक पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे हो जाएगा कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा आपका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। अब अगला बल आपका हो जाएगा ज्वारीय बल। तो ये क्या होता है? तो ज्वारीय बल वह बल है जिसे एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाती है। जैसे पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है। तो ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इस ऊर्जा को कहते हैं हम लोग नाभिकीय ऊर्जा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, रेलवे में ग्रुप डी में आपका पूछा गया था। तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न आपको स्टार डाल के लिख लेना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये आपका स्टार डाल के लिख लेना पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सीधा छपा मिलेगा।
तो ये होता है आपका U-235। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली आपका एग्जाम में और लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ है एनटीपीसी में 2021 में। तो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में U-235 का प्रयोग होता है और भारत में नाभिकीय रिएक्टरों की कुल संख्या 23 है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, और जिनकी कुल क्षमता हो जाएगी 7480 मेगावाट। तो ये हो जाएगी इसकी क्षमता। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको स्टार डाल के आप लिख लेना है कि इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो कोबाल्ट 60 का यूज हम लोग रक्त कैंसर, जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया, के उपचार में किया जाता है, और यह कोबाल्ट का मानव निर्मित समस्थानिक है। इसमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं, और रक्त कैंसर जिसे कहते हैं हम लोग WBC, और श्वेत रक्त कणिकाएं इसको हिंदी में कहते हैं, की संख्या में असामान्य वृद्धि से होता है, जिसे ल्यूकीमिया कहा जाता है। और कोबाल्ट 60 गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। यही कारण है कि इनका यूज रक्त कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। तो ये हो जाएंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इनको आप नोट डाउन जरूर कर लिया करें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन संभावना रहती है एग्जाम में बनने की। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रोंटियम 89। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हुए क्वेश्चन है 2021 में। तो आप क्वेश्चन लेवल देख सकते हैं किस प्रकार और किस भाषा में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ रेडियो एक्टिव समस्थानिक एवं उनके उपयोग यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक तरफ समस्थानिक और उनके उपयोग एक तरफ दिए गए हैं। जैसे आपका हो जाएगा स्ट्रोंटियम 89, इसका यूज हम लोग मेटा स्टैटिक अस्थि कैंसर में करते हैं। आयोडीन 131 का यूज थायराइड कैंसर में करते हैं। और कोबाल्ट 60 का, ये अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये रक्त कैंसर के उपचार के लिए इसका यूज करते हैं। तो आप चाहें यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन तो जरूर कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की, और अगला भी आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं। तो जो भी आपके परमाणु हथियार बनाए जाते हैं वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं। तो ये ज़्यादातर हम लोग यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज करते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट करके खास तौर पे याद रखना, जो भी आपकी परमाणु जो बनाए जाते हैं परमाणु बम, वहाँ पे हम लोग यूरेनियम का मैक्सिमम मात्रा में यूज करते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु बम में किस धातु का यूज करते हैं, तो वो मैक्सिमम मात्रा में यूरेनियम का यूज करते हैं। खैर, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम समस्थानिक यूरेनियम 235 है और प्लूटोनियम 239 है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, कई बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। और इसके लिए परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन के प्रहार किए जाते हैं और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम की अनियमित श्रृंखला क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भीषण प्रचंडता के साथ परमाणु का विस्फोट होता है। इसीलिए वह विस्फोटित हो जाती है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन के प्रहार किए जाते हैं। और ये किस नियम पर आधारित होती है, नाभिकीय विखंडन पर। तो ये आपके 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इनको नोट डाउन कर लेना। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम हो जाएगा संयोजकता या रासायनिक बंध। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसमें आपका कितने रासायनिक बंध होते हैं या किस रासायनिक बंध से ये जुड़े होते हैं और इनकी संयोजकता क्या होती है। तो ये केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये भी चैप्टर हो जाएगा। तो किस प्रकार यहाँ से रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, और लेटेस्ट पैटर्न पे 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। तो इसमें 386 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये सबसे ज़्यादा होती है आपकी फ्लोरीन में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्लोरीन तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 9 होती है। फ्लोरीन को हैलोजन वर्ग गैस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और ये 17वें वर्ग या 17वें समूह में ये पाया जाता है। यह आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इनको आप नोट डाउन कर लिया करें एक लाइन में अपनी भाषा में। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। तो ये आपकी संख्या हो जाएगी 6। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न पे 2022 में पूछा गया था। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि नाइट्रोजन में त्रिसंयोजक बंध होता है और नाइट्रोजन एक अधातु है। नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, 3 संयोजक बंध बनाते हैं और यह एक नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। अतः साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि ये 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार ये स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं कि इनके कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने कितने हो जाएंगे? ये 5-5 हो जाएंगे, लेकिन ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों को ये साझा करते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार कुल संख्या हो जाएगी 6। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 3 होती है? तो ये तत्व हो जाएगा आपका अल्युमिनियम, जिसका प्रतीक हो जाएगा Al। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजक या संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहा जाता है। या किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। तो ये वाला चैप्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो इससे पहले पिछली क्लासों में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो चैप्टर पढ़ा था उसको आपको समझना होगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको रेगुलर रहना है, एक भी आपको चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से चैप्टर रिलेट रहते हैं। तो पिछले जो भी क्वेश्चन या जो चैप्टर होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, उनका यूज ही हम लोग यहाँ पे आगे उनका यूज होता है। तो नाइट्रोजन ये और एल्युमिनियम, क्रोमियम आदि इनकी संयोजकताएं कितनी हो जाएंगी? 3-3 हो जाएंगी। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि कार्बनिक और कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? तो इनके अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण आकर्षण इनके तुलना में कम होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। तो छेड़ का मतलब यही होता है आपका कमजोर। तो इसलिए इन्हें बाधित करने से ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती है और इस प्रकार कार्बनिक अणुओं में कम से कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि समूह 17 के तत्वों की संयोजकता होती है। तो यही सबसे पहले आपको जानना होगा कि समूह 17 वाले तत्वों को क्या कहते हैं। इन्हें कहते हैं हम लोग हैलोजन वर्ग के तत्व और ये समूह 17 के हो जाएंगे। जैसे आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस प्रकार के तत्व ये आपके 17 के अंतर्गत आते हैं, समूह 17 के। तो इनकी संयोजकता ये हमेशा होती है 1। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। तो संयोजकता एक संख्या है जो प्रदर्शित करता है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है। जब वह अपने ही तत्व ने परमाणु से यह किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंध बनाता है। समूह 17 तत्वों की संयोजकता हमेशा 1 होती है और आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्व होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो ये 5 तत्व होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग हैलोजन वर्ग के तत्व, जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो हैलोजन परिवार के सभी तत्व ये किस श्रेणी में आते हैं? आधातु की श्रेणी में आते हैं। और आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ये होता है आपका फ्लोरीन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष नाइट्रोजन अणु बनाने में भाग लेता है? तो ये हो जाएगा आपका N। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं?
तो ये गुणधर्म होता है कि ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, तो यही इनका गुणधर्म होता है। तो इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, अतः विकल्प डी दिया गया गुणधर्म सहसंयोजी बंध को योग को की नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया कि नहीं है, लेकिन आपका ये होता है, तो इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नाइट्रोजन का या नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है। तो ये संख्या होती है आपकी 3, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो नाइट्रोजन में आमतौर पर 3 बंध होते हैं और नाइट्रोजन अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 संयोजक बंध, जिसे हम लोग कहेंगे ट्रिपल संयोजक भी कहा जाता है या ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं, बनाते हैं, क्योंकि प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु को अपने सबसे बाहरी कोश को भरने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और यही 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी यही संयोजकता कहलाती है। तो जो भी सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं सहसंयोजकी या संयोजकता, उसी को कहते हैं। मान लीजिए ये बाहरी कक्ष है कोई, और इसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें हमें 8 भरना है, तो कितने और चाहिए, यहाँ पे +3 चाहिए। तो इस तत्व की यही आपकी संयोजकता हो जाती है 3। तो जितने तत्वों की या जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है तो वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इनकी साझेदारी की जाती है। तो प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंध। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन परमाणुओं के साथ आपके कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े गए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े गए हैं, यही होती है इसकी संयोजकता, या इसी को कहते हैं हम लोग साझेदारी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 4। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट पैटर्न पे आपके पूछे गए थे क्वेश्चन। तो कार्बन परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4 होती है। इसे अक्रिय गैस के विन्यास को पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अतः कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, तो यही आपकी कहलाती है संयोजकता। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, तो निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका कि कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को ध्रुवलता से पकड़कर रखता है। ऑप्शन बी हो जाएगा कि कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़कर रखता है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने भी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट दिया है। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्बन यौगिकों में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है। तो इनमें आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे वी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर आयनिक बंध नहीं पाया जाता है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से आयनिक बंध बनते हैं और विपरीत आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण से बनने वाला आयनिक बंध तब बनता है जब एक परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को स्थायी रूप से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित किया जाता है और परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देता है वह सकारात्मक रूप से आवेशित आयन बन जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्न में से किस अणु में एकल या केवल एकल बंध होता है। तो ये होता है आपके मीथेन के अणु में। तो मीथेन का ये फार्मूला आता है, इसको नोट डाउन कर लेना, CH4, ये मीथेन का होता है। तो मीथेन में केवल एकल बंध होता है और मीथेन एल्केन श्रेणी का ये प्रथम सदस्य है, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है और मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और यह वायु में हल्की होती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में मुख्यतः मीथेन का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका हो जाएगा।
बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये तत्व हो जाएंगे आपके सी और जीई। तो ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं। तो किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु में संयोग करती है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 है और कार्बन एवं जर्मेनियम की सिलिकॉन के समान ही संयोजकता इनकी भी 4 होती है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। तो यह की जाती है आपके 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा CO2, जिसके अणु में परमाणु संयोजक बंध के साथ बंधे होते हैं और संयोजक बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। चूंकि कार्बन के +4 की संयोजकता होती है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करती है, जिनमें से प्रत्येक में -2 की संयोजकता पाई जाती या 2 की संयोजकता पाई जाती है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हो जाएंगे आपके 25+ ही क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम के ही पूछे हुए क्वेश्चन थे। बाकी आपके हम लोग यहाँ से 25 डेली हम लोग यहाँ से कवर करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों वहाँ पे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलेंगे हम लोग एक कल का क्लास में। जय